कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार सीरीज का यह 113वां एपिसोड है, जिसमें हमने प्रौद्योगिकी और भाषा के क्षेत्र के जाने माने विद्वान डॉक्टर बालेंदु शर्मा दाधीच को यहाँ आमंत्रित किया है। बालेंदु जी का विस्तृत परिचय हम देंगे जब इनको अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करेंगे, लेकिन इसके पूर्व आप सभी मित्रों को जो इस आयोजन के साथ जुड़े हैं या यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैं प्रियंका सिंह, जो यहाँ फैकल्टी मेंबर हैं भारतीय विद्यापीठ में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कार्यक्रम को सरस्वती वंदना की अभिव्यक्ति के साथ शुरू करें। प्रियंका सिंह रेडियो और पॉडकास्टिंग में पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हैं और आपने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से रेडियो और रिपोर्टिंग में अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की है। लेखन और वक्तृत्व कला दोनों में ही आपने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और शिक्षण में करियर ज्वाइन करने के पूर्व, अध्यापन के साथ जुड़ने से पूर्व, वे आरजे के रूप में भी रेडियो इंडस्ट्री के साथ काम कर रही थी और आरजे प्रियंका के रूप में चर्चित रही। स्क्रिप्ट राइटिंग और रेडियो कार्यक्रमों के संपादन में भी उनको दक्षता हासिल है। लंबे समय तक आप इवेंट कंपनीज के साथ जुड़ी रहीं और इस दौरान फेमिना मिस इंडिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो आयोजन हमारे यहाँ होते रहे, उसकी जो मैनेजमेंट टीम है उसकी भी आप मेंबर रही हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन और जो उससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें भी आप निरंतर सक्रिय हैं। अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आपने सहभागिता की है अपने 4 वर्ष के अध्यापन काल के उस संक्षिप्त अवधि में भी। तो मैं प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी। थैंक यू सो मच सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस इवेंट को स्टार्ट करूं सरस्वती वंदना से। नमस्कार सर आपको भी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इवेंट की। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपने करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रियंका जी आपके इस प्रेरक प्रस्तुति के साथ। और चूंकि आप रेडियो से जुड़ी रहीं और आज का दिन रेडियो इंडस्ट्री के लिए एक शोक का दिन है। हम सभी को मालूम है कि आज आवाज़ की दुनिया के शहंशाह अमीन सयानी हमारे बीच नहीं रहे। अमीन सयानी 91 ईयर्स 91 वर्ष की अवधि में उन्होंने इस भौतिक देह को त्याग दिया, लेकिन लगभग 60-70 साल तक वे रेडियो के श्रोताओं में अपनी आवाज़ के कारण पहचाने जाते रहे और लोग बड़ी शिद्दत के साथ उनको अभी तक याद करते हैं। और मुझे ध्यान है हमारा वो बचपन, जब उनकी जो गीतमाला कार्यक्रम जो बाद में बिना का गीतमाला के रूप में काफ़ी चर्चित रही, उसको सुनने के लिए लालायित रहते थे। अब जब डॉक्टर केसकर ने आकाशवाणी से फिल्मी गीतों को प्रतिबंधित कर दिया था, तो भारतीय श्रोता रेडियो सिलोन की ओर उन्मुख हुए थे, जो बाद में श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के रूप में जाना जाता रहा।
भारतीय सिने संगीत को लोकप्रिय बनाने में अमीन सयानी का महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे कहना चाहिए कि वरिष्ठ प्रसारक के प्रति इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और संयोग से आज का जो दिन है वे भी एक बलिदान के रूप में ही याद किया जाता है। 21 फरवरी 1952 को, जब ढाका विश्वविद्यालय, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के तहत था, 1971 की जो संग्राम उन्होंने लड़ा स्वाधीनता का, उसमें बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना था, लेकिन उस समय वो पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत था। और जब पाकिस्तानी सरकार ने उर्दू भाषा को 1952 में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, तब उन्होंने ये मांग की कि बांग्ला भाषा को भी एक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। लेकिन तत्कालीन पाकिस्तानी प्रशासन ने उस मांग को स्वीकार नहीं किया और ढाका विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों के उस समूह पर गोलियां चलवा दी और 16 व्यक्तियों ने अपनी भाषा के अस्तित्व को बचाने के लिए बलिदान दिया। उसी की याद में 1952 में उस देश में तो ये मनाया जाता रहा है, लेकिन 17 नवंबर 1999 में यूनेस्को ने इस बलिदान की को स्वीकार करते हुए वैश्विक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की। वस्तुतः भाषा के प्रति, मातृभाषा के प्रति जागरूकता को कायम रखने के लिए यूनेस्को की यह घोषणा उस बलिदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का एक बहुत ही विनम्र प्रयास था, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इस दिवस को मनाने के पीछे भाव यही है कि हम किस प्रकार से अपनी भाषा के प्रति सम्मान रखें, किस प्रकार से हम अपनी भाषा के प्रति प्रेम रखें और किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लेकर के नहीं आए, क्योंकि सभी भाषाओं की समृद्धि अंततः हमारी भाषाओं की ही समृद्धि है। दुर्भाग्य से देश में, दुनिया में आज अनेक ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। यूनेस्को के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दुनिया में लगभग 7,000 से अधिक भाषाएं थीं और पिछले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में, दशाब्दियों में कई भाषाएं विलुप्त हो गईं, या यूं कहें कि 90% भाषाएं विलुप्त होती चली गईं और हो सकता है कि इस सदी के अंत तक और भाषाएं लुप्त होती चली जाएं। तो आज हमारे सामने चुनौती यही है कि इन भाषाओं को कैसे बचाया जाए। भाषा के साथ मैं बोलियों को भी सम्मिलित कर रहा हूं। तो प्रौद्योगिकी, तकनीक ने हमारे जीवन को पूरा बदल दिया है। तकनीक ने हमको सुविधा भी उपलब्ध कराई है। 2007 में जब मैं चीन गया था, तो वहां जब एक बहुत बड़ा कंप्यूटर सेंटर था, वहां हमें कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ रही थी। तो पहली बार मैंने महसूस किया कि जो उस कंप्यूटर का मालिक था, उस ऑफिस का, उसने हमें अपने मोबाइल के ऊपर वो लिख के दिया कि आपको क्या जानना है, और हमने उसी पर टाइप किया और उसने वापस उसका जवाब हमको दिया। तो देखिए आप, मतलब उसने अनुवाद कर लिया चाइनीज में, और जो उसने लिखा उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके हमें कम्युनिकेट कर दिया। तो अब तो ये तकनीक ने चमत्कार पैदा कर दिया है। आज से कुछ वर्ष पहले इंटरनेट पर जहां केवल अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य था, आज हिंदी सहित अनेक जो भाषाएं हैं उनकी उपस्थिति हम उसमें देख सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हैं, भाई बालेंदु शर्मा दाधीच, उनका तो अद्भुत योगदान है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और मैं न्यूयॉर्क विश्व हिंदी सम्मेलन से उनको देख रहा हूं कि किस तरह से उन्होंने उस पिछले अरसे में जो आयोजित किए गए विश्व हिंदी सम्मेलनों में, उसमें अपनी भाषा के विकास के लिए किस तरह से प्रयत्न किए, किस तरह से वे पत्र पत्रिकाओं में, देश की अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में वे निरंतर लिख रहे हैं और तकनीक को हिंदी भाषा के माध्यम से आम पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का जो उनका स्तुत्य प्रयास है, वो अपने आप में अभिनंदन के योग्य है। न जाने कितने पुरस्कारों से वो सम्मानित हो चुके हैं, अनेक राज्य सरकारों ने उनको पुरस्कृत किया है। और तकनीक के क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने हिंदी भाषा में अपना योगदान दिया है, उसके लिए भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार, आत्माराम पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है, और वो पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो प्रदान करते हैं। ये पुरस्कार देश के अनेक जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनको दिया जा चुका है।
गुणाकर मुले, जिन्हें हम अपने युवा अवस्था में हिंदुस्तान में पढ़ते थे, किस तरह से वैज्ञानिक विषयों को लेकर के उन्होंने उपन्यास और कथाएं लिखी थी, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसरो के चेयरमैन श्री मेनन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जयंत विष्णु नार्लेकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इतने प्रतिष्ठित पुरस्कार से अपने इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए भाई बालिंदु जी भी सम्मानित हो चुके हैं। वस्तुतः ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं और माइक्रोसॉफ्ट में डायरेक्टर लोकल लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी उसके रूप में काम कर रहे हैं, जिसको हिंदी में आप कहते हैं निदेशक स्थानीय भाषाएं और सुगम्यता। तो किस तरह से भाषाएं इस तकनीक के माध्यम से संरक्षित और सुरक्षित की जा सकती हैं, उस दिशा में आप माइक्रोसॉफ्ट के बैनर तले जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन्होंने देश में अनेक जगह 500 से अधिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रेखांकित करने की है कि इन सॉफ्टवेयर्स को उन्होंने आम आदमी के लिए, आम नागरिकों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराया है। तो भारतीय भाषाओं में न्यूज पोर्टल विकसित किया है, जिससे आज लाखों व्यूज उस पर मिल रहे हैं। प्रभा साक्षी नाम से पोर्टल की स्थापना आपने की है। दिव्यांगों के लिए किस तरह से वो तकनीक सुलभ हो सकती है, उस क्षेत्र में आपने काम किया है। तो तकनीक के उस रहस्यमयी जाल से आम नागरिकों को मुक्त कराने की दिशा में आपके महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तकनीक तेरे कितने आयाम, नित्य नूतन तकनीक, हौसलों को उड़ने दो, तकनीक की सुलझने, आज न जाने कितने तरह के आपने ये जो प्रयोग किए हैं, तो एक तरह से ये प्रयोग धर्मी भी रहे हैं। आप यूनिवर्सल एक्सेस एक्सेसर के यूनिवर्सल एम्बेसडर हैं, आईकैन वे के एम्बेसडर हैं। 2000 से अधिक लेख आपने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखे हैं। तो आपका एक जो बहुआयामी योगदान तकनीक के क्षेत्र में है, तो मेरी बहुत समय से इच्छा थी कि जो हमारी ये वेबिनार श्रृंखला है, जो हमने कम्युनिकेशन टुडे के बैनर तले अक्टूबर 2020 में कोविड काल में शुरू की थी और हमने एक शतक पूरा किया कम्युनिकेशन टुडे के तहत। और जब मुझे भारतीय विद्यापीठ में अभी हाल ही में जाने का मौका मिला था, तो वहां उनके डायरेक्टर एम.एन. हुडा साहब से मेरा संवाद हुआ, जो स्वयं महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं भारतीय विद्यापीठ में डायरेक्टर के रूप में। विशेषकर जो हमारा मास कम्युनिकेशन का पाठ्यक्रम है, उसको आधुनिक आधारभूत ढांचे के रूप में विकसित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने एमओयू साइन किया कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के साथ, और कुछ तकनीकी सहयोग जो है वो उन्होंने हमारे कम्युनिकेशन टुडे को, इस मंच को उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रति आभारी हूँ। कम्युनिकेशन टुडे की यात्रा 28वें वर्ष में प्रवेश कर गई है और संयोग से हम रेडियो से बात शुरू की थी आरजे प्रियंका के रूप में, अमीन सयानी के रूप में, और हमारा ये जो अंक है ये भी रेडियो पर है। लगभग 300 पृष्ठों का अंक जो है हम इस बार रेडियो पर निकाल रहे हैं, जिसको अगले महीने बालेश्वर उड़ीसा में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें उसको विमोचित करने का हमारा एक संकल्प है। तो 28 वर्षों की कम्युनिकेशन टुडे की ये यात्रा और लगभग 3.5 वर्षों की ये वेबिनार की यात्रा, जिसके माध्यम से हमने कोशिश की है कि मीडिया से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, मुद्दे हैं, उन पर हम समाज के विभिन्न वर्गों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करें। और इन सारी चर्चाओं को हमने YouTube पर अपलोड किया है, ताकि जो मित्र अपना समय और सुविधा के कारण नहीं सुन पाए हों, वो उसको बाद में सुन सके। लगभग 200 घंटे से अधिक की सामग्री हमने अपने चैनल पर उपलब्ध कराई है और 300 से अधिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज के इस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस को मनाने की दृष्टि से हमने प्रौद्योगिकी और भाषा के संरक्षण के इस मुद्दे को लेकर के भाई बालिंदु जी को यहाँ आमंत्रित किया है। इसके पूर्व कि मैं उन्हें अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करूं, मैं प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे ई बुके से, क्योंकि ये सारा माध्यम वर्चुअल आभासी मंच पर हो रहा है, तो उसी ई बुके से हम भाई बालिंदु जी का यहाँ स्वागत करेंगे और उसके बाद वो अपना उद्बोधन देंगे। प्रियंका जी। जी सर, बिल्कुल। सर, ये बुक है आपके लिए हमारे तरफ से। इस इलेक्ट्रॉनिक पेज में हम इसी तरीके से वेलकम कर सकते हैं आपका। तो बहुत बहुत आभार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत धन्यवाद। ये भी अनुभव लगभग वैसा ही लग रहा है जैसा वास्तविक बुके में होता है। देखिए, तकनीक ने नए नए चमत्कार पैदा किए हैं, तो इसी दृष्टि से हमने भी भारतीय विद्यापीठ के सहयोग से एक स्वागत का ये एक तरीका जो है उसको इनोवेट किया है।
तो चलिए इसी स्वागत के साथ अब बालेंदु जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका जो व्यापक अनुभव है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश दुनिया में आप गए हैं, अनेक विशेषज्ञों के साथ आपने काम किया है, तो भाषाई संरक्षण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान हो सकता है, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें भाई बालेंदु शर्मा दाधीच। सम्माननीय प्रोफेसर संजीव भानावत जी, प्रियंका जी तथा अन्य सभी गणमान्य महानुभाव जो आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रोफेसर भानावत का हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा दोनों बातों के लिए। एक तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के लिए, और दूसरा मुझे उनका सदैव ही स्नेह मिलता रहा है और वो मेरे लिए गुरुवत हैं, गुरुवत रहे हैं और गुरुवत हैं सदैव। तो बहुत आभार आपका सर। मैं अपनी बात अपनी स्क्रीन को साझा करते हुए कहूंगा, तो मैं आपसे 30 सेकंड का समय लेता हूं मेरी स्क्रीन को साझा करने के लिए। और इस प्रक्रिया में यदि बीच में कभी भी कोई रुकावट आ जाए, क्योंकि कभी कभी व्यवधान हो जाता है, तो सर मुझे आप व्हाट्सएप कर कर दीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप मैंने ऑन कर रखा है कि अगर कोई भी दिक्कत आए तो मैसेज आ जाएगा, तो मैं जी देख लूंगा। कभी जी कभी बिल्कुल। आवाज नहीं आती है, ऐसा कुछ हो जाता है। जी तो बिल्कुल। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं। तो आज का विषय, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, भाषाओं के संरक्षण में प्रौद्योगिकी की भूमिका। और ये तो आज जग जाहिर है, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में जिस प्रकार से एक छोटा कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, उसको देखते हुए ये तो जग जाहिर है कि प्रौद्योगिकी की पहुंच निरंतर बढ़ती चली जा रही है और उसी के अनुरूप उसकी शक्ति बढ़ती चली जा रही है। जैसे आप देखेंगे मार्केटिंग के क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे एक शिफ्ट देखने को मिल रही है पारंपरिक माध्यमों से डिजिटल माध्यमों की ओर। इसी तरह संवाद के क्षेत्र में भी शिफ्ट देखने को मिल रही है पारंपरिक माध्यमों से नए डिजिटल माध्यमों की ओर। और वो शिफ्ट हमें लगभग जीवन के सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। और उसी संदर्भ में हमें ये देखने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है, क्या हमारी भाषाओं के संरक्षण में और हमारी भाषाओं को समृद्ध बनाने में, उन्हें सक्षम बनाने में इन तकनीकों की भूमिका हो सकती है क्या? उसकी वजह यह है कि जहां आज आप देखिए कि अगर हम अपने देश पर नजर डालें, तो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हैं। जैसे बिजली का अभाव हो सकता है, कंप्यूटरों का पेनिट्रेशन, पीसी पेनिट्रेशन कम हो सकता है, डिजिटल लिटरेसी कम हो सकती है। इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं जो हमें कंप्यूटर के इस्तेमाल से रोकती हैं या उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने देती जितना कि हम करना चाहेंगे। लेकिन मोबाइल फोन एक ऐसी युक्ति है जिसको बिजली ना होने पर भी जो चलता है, और जो जिसको खरीदने में भी बहुत समस्या नहीं है, और पीसी पेनिट्रेशन की समस्या जैसी चीज भी नहीं है, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति के पास में ये है आज। तो क्या इन युक्तियों का प्रयोग हम हमारी भाषाओं के संरक्षण में कर सकते हैं? और साथ में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और पारंपरिक तकनीकें भी है, क्या उनका प्रयोग भी हम भाषाओं के संरक्षण में कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, और इस संदर्भ में बहुत काम हो रहा है दुनिया में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि भानावत जी ने अभी बताया कि यूनेस्को के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि दुनिया की लगभग आधी भाषाएं संकट में हैं। और यदि हम एक उदाहरण की तरफ ध्यान दें, तो सन 2010 में अंडमान जो हमारे द्वीप समूह है, वो वहां की एक महिला का निधन हुआ था जिसका नाम था बोआ सर। और बोआ सर के निधन के साथ ही अंडमान की बो नाम की भाषा हमेशा के लिए दुनिया से विलुप्त हो गई। तो एक व्यक्ति चला गया, उसके साथ भाषा चली गई, उसके साथ में संस्कृति चली गई, उसके साथ उसकी परंपराएं, वाचिक परंपरा, उसकी लिखित परंपरा, जो कुछ भी रहा होगा वो सब कुछ चला गया। तो ये इतनी छोटी चीज नहीं है कि भाषाओं का विलुप्त हो जाना, जिसको अक्सर हम लोग अनदेखा कर देते हैं कि हमारी भाषाएं तो ठीक हैं, लेकिन दुनिया की भाषाओं पर यदि कोई संकट है तो होगा, हम तो हमारी भाषाएं लगभग सुरक्षित हैं। लेकिन नहीं, ये पूरा विश्व जो है हमारी सारी भाषाओं के मिलने से बना है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत और विविधता है पूरी दुनिया की और भारत की, ये सभी भाषाओं के मिलने से आती है। इसलिए हर भाषा महत्वपूर्ण है, और किसी भी भाषा को इस तरह से हम विलुप्त होते हुए नहीं देख सकते। अब ये जो बो भाषा थी, ये 65,000 साल पहले की प्री नियोलिथिक संस्कृति की एकमात्र भाषा थी और ये चली गई। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि यदि इस भाषा में जो महिला बोलती थी, उस महिला की ध्वनि को यदि हमने रिकॉर्ड कर लिया होता या उसकी वाचिक परंपरा को
हमने सहेज लिया होता इंटरनेट पर या क्लाउड पर डाल दिया होता, या वो जो जो कुछ बोल रही है उसका अर्थ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फीड कर दिया होता, तो कितना कमाल होता। वो भाषा सुरक्षित रहती और संभवतः हम उस भाषा में लोगों को पढ़ना सिखा सकते थे, उस भाषा में हम आगे काम करना सिखा सकते थे, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो सकता था, हो सकता है हम समूह बना सकते थे जो उस भाषा को सीखते। तो भाषा बचाई जा सकती थी यदि तकनीक का हमने सही प्रयोग किया होता, लेकिन संभवतः हमने नहीं किया और वो भाषा हमारे बीच से चली गई। इसी तरह से हर 2 सप्ताह के भीतर दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाषा विलुप्त हो जाती है। और इसलिए ये जो मुद्दा है कितना गंभीर है, इसको जितना ज्यादा रेखांकित किया जाए उतना कम है। यदि भारत पर दृष्टि डालें तो हमारी 42 भाषाएं संकटग्रस्त हैं यूनेस्को के अनुसार, जिसका कहना है कि ये भाषाएं संभवतः सदी के अंत तक विलुप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन यदि भारत के भाषा विशेषज्ञों की ओर जाएं तो उनका कहना है कि नहीं, 42 की जो संख्या है ये बहुत छोटी है, वास्तव में हमारी 150 से अधिक भाषाएं बहुत गहरे संकट में है। तो भले ही संख्या कुछ भी हो, लेकिन ये जो संकट है ये हमारे सामने मौजूद है और इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार से इन भाषाओं के संरक्षण में हमारी मदद कर सकती है। तो टेक्नोलॉजी सचमुच बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारी मदद कर सकती है। जैसे आप देखेंगे कि डिजिटल प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंटेशन में हमारी मदद कर सकती है। जैसे मैंने आपको अंडमान की वो भाषा का उदाहरण दिया कि हम उसका यदि डॉक्यूमेंटेशन करते, उसके शब्दावली को हमने सुरक्षित कर लिया होता, उसके उच्चारण को सुरक्षित कर लिया होता टेक्नोलॉजी की मदद से, तो संभवतः वो भाषा सुरक्षित हो जाती। इसी तरह से उनके सांस्कृतिक विरासत को डिजिटाइज करने में टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है। जैसे उस भाषा में क्या परंपरा है, उसकी क्या उत्सव है उस क्षेत्र के, जो उस भाषा में उनको गाया जाता है या उनको अभिव्यक्ति दी जाती है, उन सबको हम सुरक्षित कर सकते थे यदि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते। इसी तरह से भाषा का दस्तावेजीकरण करने वाले एप्लीकेशंस विकसित किए जा रहे हैं जो आपके मोबाइल फोन में उपलब्ध है। और लोग क्या करते हैं कि जब किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ की भाषा विलुप्त होने वाली है, तो अपने मोबाइल फोन में उस एप्लीकेशन को खोलते हैं और उस भाषा, उस क्षेत्र की जो भाषा है उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको सहेज लेते हैं। और इस प्रकार से ये जो भाषाएं हैं इनका दस्तावेजीकरण हो रहा है, इनको भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजा जा रहा है। शब्दकोश और संसाधन निर्माण, ये एक और महत्वपूर्ण चीज है जो हम प्रौद्योगिकी की मदद से कर सकते हैं। यानी रिसोर्सेज क्रिएट करना, संसाधनों का निर्माण करना हमारी इन भाषाओं में, जो कि आज और ज्यादा आसान हो गया है, खास तौर पर जनरेटिव एआई के आने के बाद। और इसी प्रकार से ऑनलाइन भाषा सीखने के प्लेटफॉर्म्स लाए जा सकते हैं जो इन विलुप्त भाषाओं को आगे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, शोधकर्ताओं तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। और आज ये प्लेटफॉर्म बनाना या पहले से मौजूद प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मशीन अनुवाद का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि एक बार यदि किसी विलुप्त प्राय भाषा का अनुवाद होने लगा दूसरी भाषा में, तो 2 महत्वपूर्ण काम यहाँ पर होते हैं। पहला तो ये होता है कि उस भाषा की जो सामग्री है उसको एक ऐसी लोकप्रिय भाषा में हम सुरक्षित रख सकते हैं जो शायद ज्यादा स्थायी रहने वाली है। और दूसरी बात ये कि दोनों भाषाएं एक दूसरे के सांस्कृतिक तत्वों से ग्रहण करती है, सीखती है, उन तत्वों का आदान प्रदान करती है, तो दोनों प्रकार से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये मशीन अनुवाद भी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद भाषण मान्यता यानी स्पीच सिंथेसिस, यदि उन भाषाओं को बोलने वाले लोगों की आवाज को हम लोग स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकें, तो पुनः ये डॉक्यूमेंटेशन की जो हमारी जो प्रक्रिया है उसको बहुत ज्यादा गति देगा और साथ ही साथ उन लोगों को अभिव्यक्ति देगा। अब ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें लिपियां ही नहीं है। यदि हम स्पीच टू टेक्स्ट जैसी चीजें उन भाषाओं में विकसित करते हैं, तो ये उन भाषाओं को विभिन्न रूपों में सुरक्षित करने में मदद करता है। और इसी तरह से संश्लेषण, संश्लेषण से तात्पर्य है कि स्पीच सिंथेसिस, यानी एक तो होता है स्पीच टू टेक्स्ट और दूसरा होता है टेक्स्ट टू स्पीच, जिसको हम स्पीच सिंथेसिस की श्रेणी में लेते हैं। यदि किसी भाषा की जो वाचिक परंपरा है उससे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया है या मशीन लर्निंग का प्रयोग किया है, तो वो उस भाषा की जो सामग्री है उसको मशीन भी पढ़कर सुना सकती है। न सिर्फ व्यक्ति पढ़कर अपनी भाषा को संरक्षित कर सकता है या उसमें दस्तावेज तैयार कर सकता है, बल्कि तकनीक भी उस भाषा को बोल सकती है। तो ये दूसरा पहलू भी है इसका। उसके बाद सोशल मीडिया और ऑनलाइन समुदायों के माध्यम से भाषाओं को सुरक्षित करने की प्रक्रियाएं हो सकती है। जैसे सोशल मीडिया पर ऐसे समुदाय या ऐसी कम्युनिटीज बनाई जा सकती है जो उन भाषाओं के बारे में चर्चाएं करती हों, उन भाषाओं को बचाने के लिए क्राउड सोर्सिंग करती हों, पैसा इकट्ठा करती हो, उनमें संसाधन इकट्ठा करती हों, आदि आदि। सोशल मीडिया उस संदर्भ में एक बहुत मजबूत मंच हो सकता है। अब यहाँ पर मैं एक उदाहरण का जिक्र करना चाहूंगा, और आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा मित्रों कि हिंदी में ब्लॉगिंग की जो परंपरा है वो बड़ी बड़ी विकसित रही है, बड़ी समृद्ध रही है।
सन 2004-5 के आसपास हिंदी में जब ब्लॉगिंग का आगमन हुआ, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा जो अपने अपने छोटे शहरों में और यहाँ तक कि विदेशों में भी जो थे, वो अपनी भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो उनकी उत्कंठा थी, उसको साकार करने के लिए ब्लॉगिंग की ओर आए। और ब्लॉगिंग क्या है? इंटरनेट पर एक वेबसाइट होती है जिसमें आप अपना एक पेज बना सकते हैं और उस पर अपने विचारों को, अपनी रचनात्मकता को, अपनी कविताएं, अपनी समीक्षाएं, अपने विभिन्न प्रकार के विचार, आपका शोध आदि को वहां पर लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और उसको बाद में दूसरे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब ब्लॉगिंग हिंदी में जब आई, तो बहुत सारे ऐसे लोग ब्लॉगिंग से जुड़े दुनिया के अलग अलग देशों से, जिन्होंने हिंदी भाषा को देखा कि इसमें क्या कमियां हैं, इस समय क्या हम योगदान दे सकते हैं। और उन लोगों ने तमाम तरह तरह के टूल बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने फॉन्ट बनाने शुरू कर दिए, फॉन्ट कन्वर्टर बनाने शुरू कर दिए, उन लोगों ने टाइपिंग ट्यूटर बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने टाइपिंग लेआउट बनाने शुरू कर दिए, कीबोर्ड लेआउट आदि बनाने शुरू कर दिए, एक दूसरे के जो काम था उसकी समीक्षा करनी शुरू कर दी। और इस प्रकार से एक कम्युनिटी बेस्ड एक जो हमारी भाषा का को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया थी, वो चल पड़ी। और आज बहुत सारे ऐसे टूल आज भी मौजूद हैं जो उस जमाने में बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल हम हिंदी में काम करने के लिए करते हैं। अब यही बात इन भाषाओं के लिए भी हो सकती है ना। जिन भाषाओं के अस्तित्व पर संकट है, उन भाषाओं को बचाने के लिए भी लोग आगे आ सकते हैं। और जब बहुत सारे लोग आगे आते हैं, तो काम बहुत आसान होते चले जाते हैं। इसी प्रकार से भाषा पुनरुद्धार खेल, अब इसका मतलब यह है कि गेमिफिकेशन हो सकता है। ऐसे गेम बनाए जा सकते हैं जो पुरानी भाषाओं में या लुप्तप्राय भाषाओं में लोगों को सीखने के लिए प्रेरित करें। तो ये एक संभावना है। और अंत में सहयोगात्मक ऑनलाइन परियोजनाएं आ सकती है, रिसर्च की परियोजनाएं, शोध की परियोजनाएं इंटरनेट के माध्यम से लाई जा सकती हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आप कोई कंटेंट तैयार करना चाहते हैं, उसकी परियोजनाएं लाई जा सकती है, अनुवाद की परियोजनाएं लाई जा सकती है। और इस प्रकार से बहुत सारा काम एक कम्युनिटी बेस पर भी, एक सामुदायिक आधार पर भी हो सकता है। तो इस बारे में कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी इन भाषाओं की बहुत मदद कर सकती है। अब यहाँ कुछ और बातों का जिक्र मैं करना चाहूंगा। जैसे सीखने के लिए लिपि बनाने में मदद कर सकती है टेक्नोलॉजी। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनके पास अपनी लिपि नहीं है। उदाहरण के तौर पर पूर्वोत्तर की बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनके पास लिपि नहीं है। तो इन भाषाओं में लिपि बनाने के लिए तकनीक की मदद ली जा सकती है। और आज खास तौर पर आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरेटिव एआई वाला रूप हमारे सामने है, तो वो तो एक क्रिएट करने में सक्षम है चीजों को। तो यदि उसका बहुत अच्छा सा इस्तेमाल किया जाए, तो संभवतः हम लिपियां तैयार कर सकते हैं। जिन भाषाओं में या वर्णमाला भी नहीं है, उनमें वर्णमाला तैयार करने के लिए तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, पाठ्य सामग्री बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा हो भी रहा है। जिन भाषाओं में फॉन्ट ही नहीं है, जैसे संथाली भाषा में फॉन्ट्स नहीं है, या अन्य इदुमिश्मी आदि अरुणाचल की भाषाओं में फॉन्ट नहीं है, उनको अभिव्यक्त कैसे किया जाए बिना फॉन्ट के? तो फॉन्ट बनाए जा सकते हैं, फॉन्ट डिजाइन किए जा सकते हैं, तकनीक का प्रयोग करते हुए टाइपिंग के साधन तैयार किए जा सकते हैं। और यदि मान लीजिए लिपि ही नहीं है, तो दूसरे तरीके लगाए जा सकते हैं कि इस भाषा को, चलिए अगर इस भाषा के पास अपनी लिपि नहीं है, तो या तो लिपि हम बना दें या फिर दूसरी लिपियों का इस्तेमाल कर लें, जैसे देवनागरी। तो उत्तर पूर्व की बहुत सारी भाषाओं के लिए आज देवनागरी लिपि का प्रयोग हो रहा है। कुछ भाषाओं के लिए बंगला का भी प्रयोग हो रहा है, बंगला की लिपि का भी प्रयोग हो रहा है, असमिया का भी प्रयोग हो रहा है। मणिपुरी जैसे एक भाषा है जो कि बंगला का प्रयोग करती रही, हालांकि अब मणिपुरी की अपनी लिपि भी आ गई है, तो वो उसका प्रयोग करना, उसको प्रेफर कर रहे हैं, उसको वरीयता दे रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि तकनीक कितना ज्यादा प्रभावित कर सकती है हमारी भाषाओं के संरक्षण को। ये इससे संकेत इस बात का मिलता है। इसी प्रकार से भाषाई मानक विकसित करने में तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जब मानक बनेंगे, तभी ये जो भाषाएं थोड़ी छिन्न भिन्न अवस्था में हैं, जिनको लोगों को, जिनके नियम उपलब्ध नहीं है, उन भाषाओं को मानक बनाने के बाद आप ज्यादा बेहतर और सुसंगठित ढंग से आप आगे बढ़ा सकेंगे। सामग्री का अनुवाद किया जा सकता है, क्योंकि मशीन अनुवाद मौजूद है। और यदि बड़ी कंपनियां या ओपन सोर्स समुदायों से जुड़े हुए लोग ऐसी परियोजनाएं हाथ में लेते हैं कि हम इन भाषाओं का, जैसे मान लीजिए कि मराठी महाराष्ट्र की कोई भाषाएं हैं जो जिनकी लिपि उपलब्ध नहीं है, उनका अनुवाद भी हम बिना लिपि के भी हम अनुवाद करने लगे, तो इस प्रकार की परियोजनाएं लाई जा सकती है और उनको बचाया जा सकता है। कम से कम उनकी ज्ञान संपदा को बचाया जा सकता है। भले ही लिपि नहीं है, लिपि दूसरी है, फिर भी उस ज्ञान संपदा को बचाया जा सकता है अनुवाद के जरिए। इसी तरह से इस सारे साहित्य को, इस वाचिक परंपरा को, इस ध्वनि परंपरा को, उनके लोकगीतों को, उन सबको क्लाउड पर सहेजा जा सकता है। और एक बार जब इंटरनेट पर कुछ आ जाता है, तो बहुत संभावना है कि वो हमेशा के लिए संभवतः उपलब्ध हो जाए। हो सकता है कि वो सदा के लिए सुरक्षित हो जाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो जाए। तो कितना सारा इसका प्रयोग हो सकता है और हो रहा है।
अब मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको जो वास्तव में इस समय किए जा रहे हैं। जैसे एक एक कंपनी है जिसका नाम है डुओलिंगो, जो विभिन्न भाषाओं को सिखाती है। उसके लिए एप्लीकेशंस चलाती है, इंटरनेट पर वेबसाइट चलाती है और वहां पर वो इन भाषाओं को सिखाती है। तो उस डुओलिंगो नाम की कंपनी ने नवाजो नाम की एक भाषा है जो इन लोगों द्वारा बोली जाती है, और ये अमेरिका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसे समुदायों द्वारा बोली जाती है जो एकदम उपेक्षित समुदाय हैं। तो इस नवाजो भाषा में भी उसने पाठ्यक्रम शुरू किया है डुओलिंगो ने। तो लोग चाहें तो नवाजो भाषा को सीख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो अंग्रेजी या फ्रेंच या स्पेनिश सीख सकते हैं। तो इस प्रकार के की परियोजनाएं जब आती हैं तो भाषाएं बचती हैं। अब इस जो नवाजो भाषा का जो पाठ्यक्रम उन्होंने बनाया, इसका सहयोगात्मक विकास हुआ। यानी उन लोगों ने उस भाषा को बोलने वाले लोगों के साथ में कोलैबोरेशन किया और उसके बाद इन पाठ्यक्रमों का विकास किया गया। इनका गेमिफिकेशन भी किया गया, इनको इंटरेक्टिव बनाया गया। यानी इनमें पाठक जो है अपना खुद का इनपुट भी डाल सकता है और सीखते हुए सुसंगठित पाठ्यक्रम बनाए गए, जो कि ऐसे नहीं थे, अनायास पाठ्यक्रम नहीं थे या कैजुअली तैयार किए हुए पाठ्यक्रम नहीं थे, बल्कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स मटेरियल बनाया गया जो आज इसमें मौजूद है। सामुदायिक जुड़ाव को उन्होंने बढ़ावा दिया, जैसे चर्चा के मंच बनाए गए इंटरनेट पर, कार्यक्रम उन्होंने, इवेंट्स का आयोजन करना शुरू किया इन भाषाओं को बोलने वाले और इन भाषाओं के हितैषी लोगों के। तो उन भाषाओं का एक पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम था वो विकसित होने लगा। और नवाजो भाषा जो थी वो आज सुरक्षित है, क्योंकि इंटरनेट पर भी मौजूद है, उसको पढ़ाने वाले लोग भी मौजूद हैं, सीखने वाले लोग भी मौजूद हैं, आदि आदि। इसी प्रकार से एक अगला उदाहरण मैं दूंगा माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट एलोरा का। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोजेक्ट एलोरा है वो भी इसी प्रकार का एक प्रोजेक्ट है जो भारतीय भाषाओं पर केंद्रित है। विलुप्त प्राय होने वाली, होने की जो कगार पर है भाषाएं, उन पर केंद्रित है ये प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग भी इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। हम उन समुदायों में जाते हैं, उनके साथ में एक भागीदारी करते हैं, उनकी सामग्री को रिकॉर्ड करते हैं, उसका दस्तावेजीकरण करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज हैं, जिन समुदायों को उम, उपेक्षित माना जा सकता है, उन भाषाओं को या उन समुदायों को हम भाषा तकनीक के माध्यम से समृद्ध बना रहे हैं, सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में गोंडी, मुंडारी, इदुमिश्मी जो कि अरुणाचल की भाषा है, संथाली और बोडो, इन 5 भाषाओं को हम लोग प्रोजेक्ट एलोरा के तहत ले रहे हैं और इन पर काम किया जा रहा है। हम उनके लिए, इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा, कुछ समय पहले एक एक खबर आई थी कि एक महिला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको एक भाषा सिखा रही है और उसके साथ ही वो महिला जो है वो आय भी अर्जित कर रही है, क्योंकि वो एआई को अपनी भाषा सिखा रही है। तो इस प्रकार की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, और अपॉर्चुनिटीज जो है या अवसर जो है वो बहुत प्रकार के हैं। सिर्फ ये तो एक उदाहरण दिया मैंने आपको, लेकिन अनेक प्रकार के इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज तैयार करने में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मदद करें। जैसे शोध का क्षेत्र है, उसमें आर्थिक अवसर तैयार किए जा रहे हैं, या जैसे स्थानीय स्तर पर उन भाषाओं का साहित्य अगर छाप कर उसको प्रसारित किया जाए तो वो एक आर्थिक अवसर है, आदि आदि। हम उन लोगों के बीच में टेक्नोलॉजी के स्किल या तकनीकी कौशल प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि वो अविकसित या पिछड़े हुए समुदायों से आते हैं, तो उनमें डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल साक्षरता की दर बहुत कम है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको सिखाएं कि कैसे आप मोबाइल का प्रयोग बेहतर कर सकते हैं और अपनी भाषा के साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम उनको शिक्षा, उनकी शिक्षा में कैसे हम योगदान दे सकें, उनको अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से हम प्रारंभिक शिक्षा दे सकें, उसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। और अंत में उनकी स्थानीय भाषा को प्रिजर्व करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए और उनकी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो जाए, हम दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देखिए, ये सामने आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये गोंडी लिपि है। और जो गोंडी लिपि है, ये प्रोजेक्ट एलोरा के भीतर इसको हमने कवर किया है। गोंडी भाषा 20 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है भारत में, लेकिन लगभग 100 लोग ही ऐसे हैं जो इस लिपि को जानते हैं। तो कितना बड़ा संकट है। तो संकट सिर्फ भाषाओं पर नहीं है, लिपियों पर बहुत बड़ा संकट है दुनिया की। और ये जो संकट है सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उनका प्रयोग कम हो रहा है, बल्कि इस वजह से भी है कि कई बार दूसरी भाषाओं की दूसरी लिपियां जो है, विदेशी लिपियां या अन्य लिपियां, उनका प्रयोग ज्यादा प्रचलित हो गया है उन भाषाओं में। जैसे हिंदी में भी हम लोग एक चुनौती देख रहे हैं कि लोग रोमन का प्रयोग करने लगे हैं, इंग्लिश का प्रयोग करने लगे हैं। तो ये एक चुनौती है हमारी भाषा के लिए।
हिंदी चूंकि एक मजबूत भाषा है, तो संभवतः इस प्रकार की चुनौतियों से वो जूझ लेगी। मुझे नहीं लगता कि हिंदी को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी इस प्रकार की चुनौतियां। लेकिन छोटी भाषाओं के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके लिए इन चुनौतियों से जूझना कितना मुश्किल होगा। और ये उदाहरण उस बात को ध्वनित करता है कि सिर्फ 100 लोग आज ऐसे बच गए हैं जो ये लिपि जानते हैं। अब ये 100 लोग जिस आयु वर्ग में होंगे वो भी बुजुर्ग होंगे ज्यादातर लोग, और उनके चले जाने के बाद इस लिपि का क्या होगा। लेकिन नहीं, इस लिपि को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसका दस्तावेजीकरण हम कर रहे हैं हमारे परियोजना के तहत। इसी प्रकार से हम इन ये जो विलुप्त प्राय भाषाएं हैं इनमें डेटा तैयार कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, टेक्स्ट में, ध्वनि में या विभिन्न रूपों में। उनकी किताबें यदि हैं पुरानी, मुद्रित रूप में कुछ है तो उसको सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अपनी भाषा में कुछ बनाइए। पैरेलल कॉर्पोरा बना रहे हैं कि यदि उस भाषा के हमारे पास 50, जैसे उदाहरण के तौर पर इनमें से एक भाषा के 60,000 शब्दों का हमने एक पैरेलल कॉर्पोरा बनाया है कि ये 60,000 शब्द जो हैं इस भाषा के, संभवतः संथाली भाषा के, ये हिंदी में अगर इनका अनुवाद किया जाए तो कैसे होगा। तो एक पैरेलल कॉर्पोरा उनका हम बना रहे हैं, और ये सब उन भाषाओं को सुरक्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसी तरह से हिंदी और मुंडारी का अनुवाद जो है उसकी प्रणाली हमने बनाई है, उस पर काम कर रहे हैं। गोंडी के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए हमने समुदायों को प्रोत्साहित किया है, हम उनको उसके लिए मदद दे रहे हैं। इदुमिश्मी जो अरुणाचल की भाषा है उसकी डिक्शनरी या शब्दकोश बनाने पर काम चल रहा है। और गोंडी भाषा का ट्राइबल रेडियो शुरू हुआ है जिसमें आदिवासी अपनी भाषा में रेडियो सुनते हैं। तो पुनः ये कहा जा सकता है कि तकनीक विविध रूपों में इन भाषाओं को बचाने के लिए योगदान दे रही है। अब हम यहाँ पर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी सिस्टम्स भी बना रहे हैं, प्रणालियां भी बना रहे हैं इन भाषाओं में। जैसे स्पीच को कैप्चर करके, उनकी भाषा को कैप्चर करके स्पीच टू टेक्स्ट या डिक्टेशन के प्लेटफॉर्म्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हम सिस्टम्स बना रहे हैं। एनएलपी सिस्टम यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी आम भाषा में वो लोग बोलते हैं वो उसको हम कैप्चर करते हैं और वो फिर किसी दूसरी भाषा में अनुवाद हो जाता है या फिर वो टेक्स्ट के रूप में सुरक्षित हो जाता है। तो इन प्रणालियों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो संक्षेप में ये इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। अब आज ये स्थिति है कि हमारी दो तरह की भाषाएं हैं। एक भाषाएं तो वो है जो पिछड़ी हुई भाषाएं हैं और जिनके अस्तित्व पर संकट हमें साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो भी भाषाएं हैं भारत की जो काफी सक्षम हो चुकी है, जैसे हिंदी और तमिल और बंगला आदि भाषाएं जो काफी हद तक सक्षम हो चुकी हैं। और चूंकि ये भाषाएं टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ाव रखती हैं आज के समय में, और धीरे धीरे उनमें विकास इस स्तर तक पहुंच चुका है कि लगभग वो सब करना हिंदी में संभव है जो अंग्रेजी में होता है, या बंगला में या तमिल में वो सब करना संभव है जो इन भाषाओं में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रोडक्टिविटी या दफ्तर का कामकाज। आज दफ्तर का कामकाज किसी भी भाषा में करने के लिए आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना पड़ता, बल्कि वही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक आदि का प्रयोग करते हुए आप अपनी फाइलें बनाते हैं, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, भले ही वो हिंदी में हो या किसी अन्य भाषा में हो। आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको कोई अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ता। ये जो हमारी जो बैठक हो रही है जो वेबएक्स पर है, ये हिंदी में भी ये टेक्स्ट दिखा रही है जो आप पढ़ पा रहे हैं, और हिंदी में भी हम चर्चा कर पा रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। यदि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो इसी श्रेणी का एक और सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जारी किया गया है, उसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो उसमें और भी ज्यादा अ, इसके फीचर्स मौजूद है भाषाओं के। जैसे उदाहरण के तौर पर उसमें कोई सामग्री टाइप की जाती है या संदेश आते हैं तो वो भी अपने आप अनुवाद हो जाते हैं आपकी भाषा में, या पूरे के पूरे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का अनुवाद किया जा सकता है। उसका पूरा चेहरा मोहरा, फाइल वगैरह जो उसका यूजर इंटरफेस है या संदेश जो आते हैं सब हिंदी में किए जा सकते हैं या अन्य अनेक भाषाओं में किए जा सकते हैं। तो कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी कोई रुकावट नहीं है। सोशल मीडिया पर आप सक्रिय रहना चाहें, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन आदि, इंस्टाग्राम आदि पर कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी भाषा में सक्रिय होंगे ही। सामग्री निर्माण करना चाहें, कंटेंट डेवलपमेंट या ई बुक्स बनाना चाहें तो वो बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं आज, वो भी, उसमें कोई रुकावट नहीं है भारतीय भाषाओं में। प्रकाशन और मीडिया के क्षेत्र में यदि जाना चाहें हम लोग, तो प्रकाशन में जो प्रमुख सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उन सभी में यूनिकोड हिंदी और यूनिकोड तमिल, यूनिकोड बंगला आदि का बहुत अच्छा समर्थन मौजूद है। ये अलग बात है कि इसके बारे में जागरूकता का अभाव है, और बहुत सारे जो मुद्रक है वो लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वो अपनी सामग्री को पुराने फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और उनको भेजें। तो ये लोग जो हैं ये थोड़ा सा हमारी भाषा को की रुकावट बने हुए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा। क्योंकि होता यह है कि जो सामग्री बनाई जाती है वो तो यूनिकोड फॉन्ट्स में होती है, लेकिन
अंततः जब हम उसको मुद्रण के लिए भेजते हैं, प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं, तो मुद्रण करने वाला व्यक्ति कहता है कि इसको आप पुराने कृति फॉन्ट आदि में कन्वर्ट करके भेज दीजिए मुझे, तब ये छप पाएगी। क्योंकि उस व्यक्ति के सामने 2-3 सीमाएं हैं मुद्रक के सामने। पहली तो ये है कि इनमें से अधिकांश जो लोग हैं वो ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं करते जिसमें यूनिकोड का समर्थन मौजूद है। वो बहुत पुराने जो सीडीज आती थी 100 रुपए की, और उसमें जो पुराने सॉफ्टवेयर होते थे, कोरल ड्रॉ का पुराना संस्करण, या फिर ये जो आपका एडोबी पेज मेकर का पुराना संस्करण आदि जो होते थे, उनका इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। और इस वजह से वो आधुनिकतम जो तकनीक है उससे खुद भी दूर हैं और अपने लेखकों को भी दूर रखते हैं। तो यहाँ पर एक रुकावट है। अन्यथा जो 4 महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हैं प्रकाशन और मीडिया के क्षेत्र के, चारों में यूनिकोड हिंदी, यूनिकोड तमिल, यूनिकोड बंगला, यूनिकोड पंजाबी आदि का बहुत अच्छा उत्कृष्ट समर्थन मौजूद है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जानते होंगे कि इन डिजाइन नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो एडोबी ने जारी किया हुआ है पब्लिकेशंस के लिए। इसी तरह से क्वार्क एक्सप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जो अखबारों में बहुत इस्तेमाल होता है। कोरल ड्रॉ का नया संस्करण जो है वो भी यूनिकोड का समर्थन करता है। और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर तो बहुत लंबे समय से, सन 2000 से यूनिकोड का समर्थन करता चला है। यानी आधुनिकतम जितने भी फॉन्ट हैं उनमें किताबें बनाई जा सकती है, कोई रुकावट नहीं है, यदि आप ऑथेंटिक या वैलिड सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए तैयार हो तो कोई रुकावट यहाँ भी नहीं है। यदि मान लीजिए हम मल्टीमीडिया का काम करना चाहें, आप अगर एडोबी फोटोशॉप में कुछ हिंदी में टाइप करना चाहें, तमिल, तेलुगु, बंगला आदि में टाइप करना चाहें, तो कोई रुकावट नहीं है, वहां भी आप कर सकते हैं। ग्राफिक्स बनाइए, वीडियो बनाइए, और इनमें अपनी भाषाओं में टाइप कीजिए, मातृभाषाओं में कर सकते हैं आप। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं है। जो 22 भाषाएं हैं हमारी संविधान सम्मत भाषाएं, जिनमें यूनिकोड का समर्थन मौजूद है, उन सभी भाषाओं में सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। उन सभी भाषाओं में इंटरनेट की सर्च की जा सकती है। उन सभी भाषाओं में मैप्स को सर्च किया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप अपने गूगल मैप्स हो या माइक्रोसॉफ्ट का बिंग मैप है, उनमें यदि कुछ सर्च करते हैं, कुछ खोज करते हैं, तो आप प्राय अंग्रेजी डालते होंगे, लेकिन अगली बार हिंदी डाल के देखिएगा या तमिल या बंगला डाल कर देखिएगा, उसमें भी वही परिणाम आते हैं और उतने ही अच्छे परिणाम आते हैं। तो वहां भी भाषाई रुकावट नहीं है। कौशल विकास में कोई रुकावट नहीं है। भारत सरकार का स्वयं नाम का जो पोर्टल है उसमें कौशल विकास के बहुत सारे कोर्सेज या पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। दीक्षा पोर्टल में बहुत सारे उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से जो निजी क्षेत्र के परियोजनाएं हैं जिनमें आप खान अकादमी या यूडेमी आदि को ले सकते हैं, उनमें भी, या अन अकेडमी, उनमें भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो कौशल विकास में भी दिक्कत नहीं है। वेबसाइट बनाना चाहे बना सकते हैं, लाखों वेबसाइटें हमारी भाषाओं में पहले ही मौजूद है, तो कहाँ रुकावट है। उसके बाद मोबाइल डेवलपमेंट करना चाहे कर सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोबाइल बनाने के लिए जो 2-3 प्रमुख सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो, उसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का समर्थन मौजूद है, जिसके जरिए आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। या आप माइक्रोसॉफ्ट के विजुअल स्टूडियो का प्रयोग करते हुए जैमरिन का प्रयोग कर सकते हैं। जैमरिन नाम का जो जो माइक्रोसॉफ्ट की मोबाइल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, उसमें भी आप भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते हुए मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। और डेटा एनालिसिस अगर करना चाहें, आज आप जानते हैं कि ये बिग डेटा का जमाना है, जब बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है पूरी दुनिया में, और उस डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है, उस डेटा में से प्रिडिक्शंस किए जा रहे हैं, आगे की आने वाले समय के लिए भविष्यवाणियां की जा रही है कि ये व्यक्ति आगे क्या चाहता होगा, या ये व्यक्ति आगे कैसे जाएगा। या जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो ये व्यक्ति, इसकी जो अब तक का जो इसका डेटा है वो क्या इंगित करता है कि आगे इसको क्या दिक्कत आ सकती है, उसको अभी से कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजें, डेटा एनालिसिस जो बहुत आधुनिकतम तकनीक है, वो भी हिंदी में और भारतीय भाषाओं में संभव है। और अंत में इनोवेशन, अगर हम भारतीय भाषाओं में इनोवेशन करना चाहते हैं तो कोई रुकावट नहीं है। तो ये वो भाषाएं जो विकास के छोर के दूसरे छोर पर हैं। मतलब एक छोर तो वो जिसमें अविकसित भाषाएं हैं और विलुप्त प्राय होने वाली भाषाएं, और दूसरा छोर वो जिनमें सक्षम हो गई हैं भाषाएं तकनीक के साथ आकर के। तो ये जो सक्षम भाषाएं हैं, हमें 2 काम करने होंगे कि इन भाषाओं को बढ़ावा देना है, इन भाषाओं में काम हमको करके दिखाना है, और जो अविकसित भाषाएं उनको भी इनकी श्रेणी में धीरे धीरे लेकर के आना है, ये हमें करना होगा। तो अक्सर मैं ये कहता हूँ मित्रों कि मेरी एक 2-4 पंक्तियां हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि ये सब कुछ तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमको काम करना है। इन सब का प्रयोग करते हो करिए ना हम लोग, मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ते, ये प्रश्न है। तो हमें हमारी भाषाओं में सब कुछ करना होगा। और मेरी मेरी पंक्तियां इस प्रकार से है कि नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नतीजे हम दिखाएंगे तभी हिंदी बढ़ेगी या भाषा बढ़ेगी। गलों को फाड़ कर चाहे करें हम अनगिनत दावे, बनेगी मुख की आवाज तो भाषा बढ़ेगी। और ठहर जाती हैं भाषाएं नएपन से जो डरती हैं, नवाचारों को अपनाए तभी भाषा बढ़ेगी। और यह तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया जिनके साथ चल पाएगी तो भाषा बढ़ेगी।
तो ये आवश्यक है आज के दौर में कि इन सब के साथ में हमारी भाषाएं जुड़े। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का जहां तक जिक्र किया जाए तो वहां भी हमारी भाषाएं मौजूद हैं। आपका की बहुत सारी सामग्री क्लाउड के जरिए आती है। मैं जो बोल रहा हूँ ये क्लाउड के जरिए आप तक पहुंच रहा है, तो कोई भाषाई बाधा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी भाषाएं हैं, बिग डेटा में भाषाएं हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भाषाएं हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? देखिए, दो तरह के प्रमुख इंटरनेट है आज के दौर में। एक इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस, जो जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, यानी हम अपने कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और हम अपना काम कर लेते हैं, वेबसाइटों पर जाते हैं, हम वेब सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस। लेकिन दूसरा एक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा है। और इसका मतलब यह है कि आज के समय में बहुत सारी चीजें या ऑब्जेक्ट जो है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। जैसे आपका कैमरा इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकता है, आपका स्पीकर इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकता है, आपका स्मार्ट टीवी इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये जो चीजें हैं ये भी तो इंटरनेट से जुड़ रही है ना, इंसान की तरह। हम इंटरनेट से जुड़ रहे हैं तो ये भी जुड़ रहे हैं। तो वो कहलाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और संभवतः आपने अमेजोन की अलेक्सा डिवाइस के बारे में सुना होगा या देखा होगा उसको, जिसके साथ आप बात कर सकते हैं। वो एक स्पीकर है, स्मार्ट स्पीकर है, जिससे आप बात कर सकते हैं अपनी भाषा में और उसको बोल सकते हैं कि अलेक्सा मुझे खबरें सुनाओ, और वो आपको हिंदी में या अपनी पसंदीदा भाषा में खबरें सुनाना शुरू कर देती है। तो ये एक उदाहरण है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो यहाँ भी हिंदी मौजूद है। मेटावर्स में भी हिंदी होगी तो ब्लॉकचेन में भी हिंदी है। इन सभी में हिंदी मौजूद है। और जो सबसे आधुनिकतम तकनीक आज के दौर में है वो है सर्जनात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी जनरेटिव एआई। जेनेटिव एआई का एक उदाहरण तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। हम सब जानते हैं कि वो कुछ ही दिनों में करोड़ों की संख्या में लोग उससे जुड़ गए थे, और वो था चैट जीपीटी, जो आज भी निरंतर कुछ ना कुछ नया करता चला जा रहा है। और चैट जीपीटी जो है वो जनरेटिव एआई का एक उदाहरण है। अब ये जनरेटिव एआई क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। हालांकि इसकी शुरुआत जो थी वो सन 1950 के दौर में हुई थी, जब पहली बार अमेरिका में एक डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इसके बारे में एक शुरुआती चर्चा हुई और पर्चे पढ़े गए। और उससे पहले एलन ट्यूरिंग ट्यूरिंग ने एक लेख लिखा इसके बारे में। तो ये 1950 के दौर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चाएं चली आ रही हैं। लेकिन जो विकास इसका मूल रूप से हुआ वो 80 के दशक में या उसके बाद आप मान सकते हैं। तो कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी आज इतनी आधुनिक चीज को भी दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक है ट्रेडिशनल एआई, मतलब इतनी पुरानी नहीं है लेकिन देखिए फिर भी वो ट्रेडिशनल कहलाने लग गई है। और दूसरी है जनरेटिव एआई। और ट्रेडिशनल एआई क्या है? जो हम अनुवाद आदि करते हैं, ये ट्रेडिशनल एआई है। या हम चित्रों को पहचान सकते हैं, कंप्यूटर विजन जिसको बोलते हैं, ये ट्रेडिशनल एआई है। या हम स्पीच टू टेक्स्ट करते हैं, ये ट्रेडिशनल एआई है। मतलब वो हमारे डेटा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने में सक्षम है, इंटरप्रेट करने में सक्षम है, एनालिसिस करने में सक्षम है, इस प्रकार के काम प्रिडिक्शन करने में सक्षम है, भविष्य के लिए बताने में सक्षम है कि इसके आधार पर ऐसा लगता है कि आगे ऐसा होगा। और ये है ट्रेडिशनल एआई। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल एआई है ये रचना करने में सक्षम नहीं है। ये पहले से मौजूद डेटा का इंटरप्रिटेशन कर सकती है, अपनी तरफ से कुछ बना नहीं सकती। ये इसकी सीमा है। लेकिन जो जनरेटिव एआई है, जो नया एक अवधारणा है, नई अवधारणा, ये कुछ नया बना सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी छलांग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी की, जो जनरेटिव एआई के रूप में हमारे सामने आई है। अब ये सब कुछ कर सकती है। ये आपके लिए पाठ बना सकती है, तो आपके लिए एक स्ट्रक्चर बना सकती है कोर्स का, तो आपके लिए ये सामग्री तैयार कर सकती है, आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकती है इंटरनेट पर सर्च करके, और बहुत कुछ, यहाँ तक कि बहुत कुछ कर सकती है। आपको चुटकुले भी सुना सकती है। ये दो लोगों के बीच में, दो शहरों के बीच में चर्चा बनाकर दे सकती है कि दिल्ली और जयपुर आपस में बात कर रहे हैं तो बात क्या होगी। इस प्रकार के, मतलब बहुत ही काल्पनिक किस्म के परिदृश्य भी ये उनको भी साकार करने में सक्षम है। यानी इसकी क्षमताएं बहुत अधिक हैं, बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि जनरेटिव एआई ये क्रिएट करने में सक्षम है। तो चैट जीपीटी जो आई है ये भी नई चीज है, लेकिन यहाँ भी हमारी बहुत बहुत सारी भारतीय भाषाएं मौजूद हैं। हिंदी तो उनमें है ही है, लेकिन अन्य तमिल आदि भाषाएं भी और बहुत सारी आधुनिक भाषाएं चैट जीपीटी में भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट जो हमने जारी किया है, जो चैट जीपीटी की क्षमताएं तो है ही उसमें, उनको तो समाहित करता ही है। क्योंकि आप जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी का सबसे बड़ा प्रमोटर है, या उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है या निवेशक है। तो उसकी सारी क्षमताएं तो है ही हमारी माइक्रोसॉफ्ट की जनरेटिव एआई में। बट लेकिन उसके साथ साथ
अमेडियस नाम की हमारी अपनी परियोजना भी है, जिसकी क्षमताएं भी इसमें समाहित है। और बिंग सर्च इंजन जो माइक्रोसॉफ्ट का है, उसमें जो जितनी अथाह सामग्री दुनिया भर से इकट्ठी की गई है, उसकी क्षमताएं भी इसमें समाहित कर दी गई है। तो को पायलट के नाम से माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक अपना जनरेटिव एआई का अनुप्रयोग जारी किया है, जो जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये विंडोज में भी मौजूद है, एज ब्राउजर जो माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है उसमें भी मौजूद है, बिंग नाम का हमारा सर्च इंजन है उसमें भी मौजूद है। और तीसरा, गूगल ने बार्ड के नाम से गूगल ने भी जनरेटिव एआई जारी की, जिसको आजकल जेमिनी कहा जाता है। पिछले 10-15 दिन 20 दिन पहले की ही घटना है कि नाम उसका बदल गया, अब ये बार्ड नहीं है, जेमिनी कहलाता है। मुद्दा ये है कि ये जो कुछ चीजें हैं आधुनिकतम, ये भी सब हमारी भारतीय भाषाओं में है। और ये बड़ी मजेदार चीज है कि इनमें भाषाओं को लाने में उतना समय नहीं लगा जितना अनुवाद में लग गया, या जो दूसरी तकनीकें थी उनमें भाषाओं को लाने में जितना समय लगा होगा, उसकी तुलना में ये काम बहुत तेजी से संभव हो गया, क्योंकि पिछले 1.5 साल में ही तो ये तकनीकें जनरेटिव एआई वाली हमारे सामने आई हैं, और इतने ही समय में ये दुनिया की 100 से ज्यादा भाषाओं में आज सक्षम है। तो उन भाषाओं को ये समृद्ध भी बना रही है, उन भाषाओं में कंटेंट का जनरेशन आसान बना रही है, अनुवाद आसान बना रही है, और न जाने क्या क्या अन्य चीजें भी इसमें हो रही है। अब इसका एक पहलू ये भी है, जो हम में से अधिकांश लोग कहते हैं कि ये जो कुछ काम करने लगी है उसके बाद नौकरियों का क्या होगा, ये बहुत बड़ा संकट बन जाएगी। तो वो एक अलग मुद्दा है, किंतु मुझे लगता है कि समय जो है वो ऐसे हर चुनौती का समाधान ढूंढता रहा है। अतीत में बड़ी से बड़ी जो तकनीकें थी वो आई, कंप्यूटर जब आए 1980 के दशक में, तो हमारे यहाँ पर हड़तालें हुआ करती थी दफ्तरों में, और लोग विरोध करते थे कि कंप्यूटराइजेशन का हम विरोध करते हैं, हम नहीं आने देंगे क्योंकि हमारी नौकरियां संकट में पड़ जाएंगी। लेकिन कंप्यूटर आए और उन्होंने अनगिनत नई नौकरियां पैदा की। कुछ नौकरियां उससे स्वाभाविक रूप से वो प्रभावित भी हुई होंगी, लेकिन उनकी तुलना में हजारों गुना नई नौकरियां पैदा हुई। तो होता यह है कि इंसान जो है वो सर्जक है, और टेक्नोलॉजी जो है वो उसके द्वारा सृजित चीज है। और सृजित चीज मुझे नहीं लगता कि वर्तमान परिस्थितियों में अपने सर्जक पर हावी हो जाए, क्योंकि यदि आप रोबोटिक्स के 3 प्रमुख नियम हैं जो आइजैक असिमोव, जो बहुत बड़े साईफाई लेखक रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही मशहूर दुनिया के, उन्होंने 3 नियम दिए थे रोबोटिक्स के या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। उन नियमों को यदि आप उन पर ध्यान देंगे तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, नहीं, हम सुरक्षित हैं। तो नियम क्या कहते हैं? पहला नियम यह है कि कोई भी रोबोट, ये जो रोबोट है, कभी भी अपने निर्माता को यानी इंसान को हानि नहीं पहुंचाएगा। पहला नियम यह है। तो और दूसरा नियम क्या है कि वो रोबोट अपने आप को भी, वो रोबोट जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को भी हानि नहीं पहुंचाने देगा, अपने निर्माता को। और तीसरा ये है कि वो रोबोट जो है अपनी रक्षा करेगा, बशर्ते ये जो दोनों शर्तें हैं, इन शर्तों का उल्लंघन ना होता हो। अगर उल्लंघन होता तो अपनी रक्षा भी नहीं करेगा, यानी वो समाप्त भी हो सकता है। तो ये बुनियादी सिद्धांत हैं जिन पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। तो मुझे अब मैं कह नहीं सकता, ये बहुत बड़ा विषय है और विद्वानों की चर्चा का विषय है कि इनसे कितना बड़ा खतरा आएगा या नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि संभवतः अ, संभवतः हम लोग इनका समाधान निकाल लेंगे। आगे अगर चले हम लोग, तो मैं आपको एक नमूना दिखाना चाहूंगा कि मैंने को पायलट का प्रयोग किया हिंदी भाषा में, और उसको मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक छोटी सी कविता लिखो। तो उसने मुझे एक कविता दी जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अब नहीं रहता कोई अनजान, अब यह तकनीक हमारे साथ है जो बनाती है हमारी जिंदगी को आसान। तो बहुत छोटी, बहुत कविता ऐसी है जैसी 5वीं 6ठी 7वीं का बच्चा लिखेगा, लेकिन फिर भी कविता है। और ये भाषा की दृष्टि से शुद्ध है, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, इसमें तुकांत है, इसमें एक किस्म का आपका छंद दिखाई दे रहा है। तो आप सोचिए कि ये कितना कितना दिलचस्प उदाहरण है कि जो नई तकनीकें आ रही है वो ये सब भी करने में सक्षम है। अब इससे चुनौती तो आती है कि भाई फिर क्या होगा, वो कवियों की जरूरत नहीं रहेगी क्या, यही अगर कविताएं लिखने लगेगी? तो नहीं, मशीनी कविताओं का कोई अपना एक अलग समझिए जॉनर होगा, और जो मानवीय कवि हैं उनका अपना जॉनर होगा। मशीनी जो रचना है उसकी एक अलग अहमियत होगी, और मानवीय का अलग होगा। जैसे आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखिए, आज हम देखते हैं कि हमारे जो वस्त्र हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर मशीनें बनाती है, लेकिन इन्होंने उसके साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट के जो वस्त्र हैं उनकी अपनी अहमियत मौजूद है। तो वो समाप्त तो नहीं हो गए, बल्कि शायद वो और भी ज्यादा महंगे हों, हैंडीक्राफ्ट के वो जो वस्त्र हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं इनमें से निकलेंगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो तकनीकें हैं, ये
क्या कर रही हैं, मतलब आगे जाकर क्या कर सकती हैं, ये हमें एक भाषा निरपेक्ष विश्व की ओर ले जा सकती हैं। और जो भाषा निरपेक्ष विश्व है उसमें भाषाओं की दीवार जो है वो समाप्त होने की दिशा में बढ़ सकती है। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं, उनको ये उनकी आशंका है कि शायद हमारी हिंदी भाषा आने वाले 25 साल में समाप्त हो जाए या कोई फला भाषा समाप्त हो जाए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी भी एक इसमें स्टेक होल्डर है, एक पक्ष है, और जो निरंतर भाषाओं के पक्ष में काम कर रही है, जो दीवारें समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा मित्रों, कि एक छात्र है जो राजस्थान के किसी बहुत छोटे से गांव में रहता है। मान लीजिए कि वो पाली जिले के किसी गांव से आता है, और उसका उसका जो दाखिला है वो अंग्रेजी माध्यम के एक विद्यालय में हो जाता है। उसके माता पिता करवा देते हैं, और बहुत बड़ी चुनौती से वो जूझ रहा है क्योंकि वो अंग्रेजी के साथ में तालमेल नहीं बना सकता। वो हिंदी माध्यम का बच्चा है, तो वो क्या कर सकता है? तो आज देखिए, टेक्नोलॉजी ने क्या कुछ संभव बना दिया है। वो ये कर सकता है कि अंग्रेजी की जो उसकी किताब है उसमें माइक्रोसॉफ्ट का या गूगल का या कोई अन्य एप्लीकेशन जो आते हैं, जो अनुवाद के एप्लीकेशन है, उनको इस्तेमाल करते हुए वो किताब को ट्रांसलेट कर सकता है। जिस जिस पन्ने को वो अंग्रेजी में देख रहा है, लगता है मेरी स्क्रीन चली गई, तो मैं दोबारा शेयर करता हूं जी। तो वो क्या कर सकता है कि वो अपने मोबाइल फोन से उस किताब का पन्ना लिया, उसको उसने स्कैन किया, बटन दबाया, और वो अंग्रेजी वाला पन्ना हिंदी में तब्दील हो गया, और उसने हिंदी में पढ़ लिया। बाद में दोनों को भी उसने जोड़कर देख लिया कि अच्छा, अंग्रेजी में ऐसा था, हिंदी में ऐसा, इसका मतलब फिर ये होगा। तो उसकी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें टेक्नोलॉजी मदद कर रही है। अब इसी प्रकार से एक प्रश्न ये पैदा होता है कि मान लीजिए कि ठीक है, उसने किताब तो कर ली, लेकिन अध्यापक जो है, अध्यापक तो अंग्रेजी में बोल रहे होंगे, तो फिर वो क्या करेगा? तो इस स्थिति का भी उत्तर है। वो ये कर सकता है, अध्यापक ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए वो पावर पॉइंट का प्रयोग करते हो, स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करते हो, तो उनको ये करना है कि यहाँ पर स्लाइड शो में आएंगे पावर पॉइंट में, और यहाँ पर ऑलवेज यूज सबटाइटल्स का प्रयोग कर लेंगे और अपनी भाषाएं दो बता देंगे, और उसके बाद अपनी कक्षा लेना शुरू कर देंगे। तो अब क्या होगा कि अध्यापक जो है वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो ऐसे छात्र जो अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे ढंग से, या लहजा नहीं समझ पा रहे, या हो सकता है अध्यापक की गति तेज हो, वो हिंदी में उनको पढ़ सकते हैं। आइए मैं आपको व्यावहारिक रूप से दिखाता हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ क्लिक किया। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विद यू टुडे। आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास। इसको ऐसे ऊपर से बोलना है, कोई भी लिक्विड डालो उसका वो लिक्विड बाहर। तो ये उदाहरण मैंने आपको दिया कि भाषाई दूरियां समाप्त हो रही है। यहाँ पर वो बच्चा किताब भी पढ़ सकता है, अध्यापक की जो स्पीच है या उनका जो जो बोल रहे हैं उसको भी कर सकता है। और मान लीजिए आप कहें कि अच्छा, अध्यापक क्यों करे ऐसा, तो अब ये भी आ गया है कि आप अपने मोबाइल फोन में उनकी प्रेजेंटेशन को या उनकी बात को मोबाइल फोन में आप, ये जो आपने देखा यहाँ पर सबटाइटल्स आ रहे थे, वो मोबाइल फोन में आ जाएंगे, तो अपने मोबाइल फोन में वो पढ़ सकता है उसको। तो चीजें आसान हो रही है। अब आज के समय में हो सकता है कि हमें लगे कि ये बड़ा तिलिस्मी सा मामला है, भाई ये कैसे होगा, लेकिन आप देख ही रहे हैं ना कितने बड़े तिलिस्म आज सच हो गए हैं। तो उनको ये इसको सच होने में कितना समय लगेगा, ये तो पहले से ही मौजूद है, और एक सामान्य सॉफ्टवेयर में मौजूद है जिसका नाम है पावर पॉइंट। अब इससे भाषा निरपेक्ष विश्व जो मैं बनने की बात कर रहा हूं तकनीक की मदद से, उसका एक पहलू ये भी है कि हमारी भाषाओं का जो साहित्य है वो दुनिया की दूसरी भाषाओं में अनुवाद होकर चला जाएगा, और दुनिया की दूसरी भाषाओं का साहित्य हमारी भाषाओं में आएगा। प्रेमचंद को कोई व्यक्ति आज अनुवाद करके फ्रांस में पढ़ सकता है, फ्रांस के लेखकों को कोई व्यक्ति तमिल में पढ़ सकता है। इतना आसान हो गया है। किताबें अनुदित हो जाती हैं, डिजिटल टेक्स्ट तो अनुदित हो ही रहा है, लेकिन अब मुद्रित टेक्स्ट भी अनुदित हो जाता है बहुत आसानी से। अब ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। इसको आप आईफोन पर या एंड्रॉइड पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें एक व्यक्ति एक भाषा में बोल रहा है और इसका ट्रांसलेशन साथ का साथ होता चला जा रहा है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है, उसको सिर्फ अपनी भाषा चुननी है कि मेरी भाषा हिंदी है और वहां की भाषा मान लीजिए चाइनीज है। तो और उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, तो यहाँ पर जो कुछ बोलेगा वो यहाँ पर टाइप भी हो जाएगा, और ये एप्लीकेशन बोलकर भी चाइनीज में सुना देगा। चाइनीज व्यक्ति जो बोल रहा है वो इसकी भाषा में सुना दिया जाएगा। तो दूरियां समाप्त हो रही है ना। और इसी प्रकार से आप जरा कल्पना कीजिए कि जिस रफ्तार में तकनीक यहाँ तक आई है, आने वाले समय में क्या कुछ नहीं होगा। मुझे तो ये लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है संभवतः हमारे साथ ही चल रही होगी।
हमारे घरों में जिस प्रकार से बिजली है, उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद होगी हमारे घरों में, और लगभग जीवन के हर क्षेत्र में हमें वो दिखाई देगी और हमारी मदद कर रही होगी। आपको आपको कोई साइन बोर्ड है, अगर आपको वो अंग्रेजी में दिखाई दे रहा है, आपने उसको बदल लीजिए, हिंदी में देख लीजिए। बहुत कुछ ऐसा आने वाला है, ऐसे चश्मे आ गए हैं जो आपको ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं। सामने टेक्स्ट कुछ है, चश्मे में कुछ और दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीजें होंगी। जैसा मैंने पुनः कहा कि ये हमें अभी फिलहाल तिलिस्मी लगता है, लेकिन तिलिस्मी है नहीं, ये सचमुच सचमुच ये संभव है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि संभवतः आप और हम भी उस प्रकार के चश्मे लगा रहे होंगे, जैसे एप्पल ने निकाले हैं, या माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस है, या फिर जैसे फेसबुक ने निकाला है। तो बहुत सारी कंपनियों ने इस प्रकार के चश्मे निकाले हैं। तो ये सब आने वाले समय में सस्ते हो जाएंगे और हम सब लोगों की पहुंच में आ जाएंगे। तो आप सोचिए कि भाषाओं के लिए संरक्षण के लिए कितना आसान हो जाएगा। फिर भाषाओं को चुनौती नहीं रहेगी ना, क्योंकि दूसरी भाषा में है, फिर भी आप अपनी भाषा में पढ़ रहे हो, आप अपनी भाषा में कंटेंट बना रहे हो, उसको दूसरे लोग पढ़ रहे हैं। इसी उदाहरण को मैं अंत में इस प्रकार से देता हूं कि इससे नई संभावनाएं क्या खुलेंगी। इससे नई संभावनाएं ये खुलेगी कि हम अपनी भाषाओं में हमें दक्ष होने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं में भी दक्ष हों। जैसे मान लीजिए मैं अच्छी उड़िया बोलता हूँ और उड़िया में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ, या उड़िया में बहुत अच्छा कंटेंट बना लेता हूँ, तो मैं फ्रांस के व्यक्ति को फ्रेंच भाषा में सप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि तकनीक इतनी आसान है कि वो उड़िया को फ्रेंच में तब्दील कर देती है। उड़िया में बनाई हुई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तुरंत मैंने फ्रेंच में तब्दील कर दी और उस व्यक्ति को मैंने दे दिया जो मुझे मेरी सेवा के लिए शुल्क दे रहा है। तो ये नई संभावनाएं पैदा हो रही है, और भारत में चूंकि लोगों की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, तो ये संभावनाएं भी हमारे सामने आएगी। कोई व्यक्ति बंगाली में काम कर रहा होगा और वो काम कर रहा होगा किसी हिब्रू भाषी के लिए, अंग्रेजी भाषी के लिए, जबकि उसको पता नहीं है कि ये किस भाषा में इस्तेमाल होगा। अब आपको हो सकता है कि ये लगे कि नहीं नहीं, ये भी अविश्वसनीय लगता है। तो अविश्वसनीय नहीं है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आते हैं, एक तो तकनीक जो है हमें ये सब काम करने में भी सक्षम बनाती है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देखिए कि ये जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, कितनी साधारण है। इसको देखकर लगेगा ही नहीं कि ये भी कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इसको कहाँ दिखाओगे आप? इसमें कुछ तो डाल लो, आप कम से कम यहाँ डिजाइन में जाओ, कोई डिजाइन चुन लो, इसमें डिजाइन डाल दो, आदि आदि। आप इसमें टेम्पलेट डाल दो, कुछ तो कर लो, आप ये कहेंगे। लेकिन नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तकनीक मुझे सक्षम बनाती है अच्छा क्रिएटर बनने में। कैसे? कि मैं पावर पॉइंट में आता हूँ या होम टैब में जाता हूँ, और यहाँ देखिए डिजाइनर नाम का एक टैब आ गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संवर्धित है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या करता है, बहुत सारे डिजाइन सुझा रहा है इस प्रेजेंटेशन के लिए। ये क्लाउड पर जाता है, बहुत सारे डिजाइन लेकर के आता है और वो मुझे सुझा रहा है। तो मैं मान लीजिए मुझे इनमें से कोई पसंद आता है तो मैं वो ले लेता हूँ, नहीं पसंद आता तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो मुझे ये पसंद आ गया, जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया। अब जो उड़िया वाला व्यक्ति है, आप सोचिए उसका काम भी आसान होता चला जा रहा है, क्योंकि तकनीक न सिर्फ उसको अनुवाद वाला जो काम है वो कर रही है, बल्कि क्रिएशन में भी मदद कर रही है। तो ये पहला पेज मैंने बना लिया, मैं दूसरे पेज पे आता हूँ, ये बिल्कुल सामान्य था, लेकिन यहाँ पर 20 ने मुझे बहुत सारे डिजाइन सुझा दिए, और ये मान लीजिए मैंने डिजाइन ले लिया। अब देखिए चंद सेकंडों में, शायद 10 सेकंड में, मेरी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें एनिमेशन भी मौजूद है, बन गई है। और ये यहाँ पर जो ये आइकन दिखाई दे रहे हैं, ये भी बिल्कुल इसी तरह के हैं कि प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ की बात हो रही है तो ये ऊंचा उठ रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज है तो यहाँ पर आइकन वैसा है, रेवेन्यू की बात है तो रुपए है, सब कुछ मेरे लिए क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर। अब वो उड़िया वाला जो व्यक्ति है इसको कर सकता है। अब आपसे मैंने कहा कि हम हिंदी भाषी व्यक्ति भी दुनिया की दूसरी भाषाओं में सर्विस दे पाएगा। तो कैसे? अब मुझे सिर्फ ये करना है कि मैं पावर पॉइंट में जाता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद रिव्यू टैब में जाऊंगा और यहाँ जाके इसको सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट बटन है पावर पॉइंट में, और ये पुनः ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संवर्धित है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ भाषा चुन लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, और ये लीजिए कन्वर्ट हो गया मेरी भाषा में, जिस भाषा में मैं चाहता था। मैं मान लीजिए हिंदी में चाहता हूँ, अंग्रेजी में मुझे बनाकर किसी ने दिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा ये एक एक करके अनुवाद किया जा सकता है इस प्रकार से। तो ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। तो भाषा निरपेक्ष विश्व की दिशा में हम जा सकते हैं, जहां नए अवसर पैदा होंगे जो हमने आज फिलहाल हमने सोचे नहीं, और हम उनकी कल्पना भी नहीं करते, लेकिन वो अवसर हमारे पास आएंगे। तो देखिए अंग्रेजी की थी ये, और इसी को आप इस प्रकार से मान लीजिए कि शायद उड़िया की रही होगी, लेकिन ये उड़िया की जो प्रेजेंटेशन थी, अब चंद सेकंडों में ये मेरी हिंदी भाषा की प्रेजेंटेशन बन गई। तो इस प्रकार की तमाम चीजें जो है वो संभव हो गई हैं आज कंप्यूटर के आने से, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से, और जनरेटिव एआई के आने से। और मुझे लगता है कि ये जो समय है, हमारा आने वाला जो समय है, ये अच्छा होगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारी भाषाएं संकट में चली जाएंगी। यदि हमारी भाषाएं तकनीक से जुड़ती हैं तो
काम करना होगा हमें, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नतीजे हम दिखाएंगे तभी भाषा बढ़ेगी। तो काम तो हमें करना होगा, लेकिन हमारी भाषाएं सुरक्षित रह सकती हैं तकनीक को साथ लेकर। अंत में मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा केदारनाथ सिंह की एक कविता से। तो हम सब लोग जो हमारी भाषाओं से दूर जा रहे हैं काफी हद तक, कई वर्षों से हम लोग अंग्रेजी की प्रधानता की तरफ जाते रहे हैं या अन्य भाषाओं की तरफ जाते रहे हैं अपनी भाषाओं को छोड़कर, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ संभावनाएं ज्यादा हैं। और अक्सर एक हिंदी बोलने वाला जो व्यक्ति है वो प्राय चुप ही रह जाता है, ऐसी बहुत सारी स्थितियों में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। उस माहौल में जहां पर इन भाषाओं की प्रधानता हो, चुप्पी रह जाती है। इस चुप्पी के विरुद्ध एक बड़ी सुंदर कविता केदारनाथ सिंह की है जो यहाँ इस माहौल से रिलेट करती है। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा एक अदृश्य हमारा साथी है जो शायद हमें हमारी भाषाओं की तरफ वापस ले आए, जिनसे हम दूर जा रहे हैं। तो आइए ये कविता मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तो मेरी कविता जो है वो मेरी नहीं, केदारनाथ सिंह की कविता है। इस प्रकार है। जिस तरह चींटियां लौटती हैं बिलों में, जिस तरह चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। जिस तरह चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। वायुयान लौटते हैं सारे के सारे लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डों की तरफ। उसी तरह मैं तुम में लौटता हूं, ओ मेरी भाषा, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ और दुखने लगती है मेरी आत्मा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई बालेंदु जी, बहुत ही अद्भुत व्याख्यान आपका रहा। जिस तकनीक से हम सभी लोग घबराए हुए हैं कि ये तकनीक इतना नुकसान पहुंचा देगी, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उस दौर में आपने जिस तरह से आशा की किरण दिखाई, मुझे तो आपको सुनते सुनते ये महसूस होने लगा, काश इस दुनिया में 20-30 साल बाद आए होते। बहुत कुछ शायद हम देख नहीं पाएंगे, जो जिस तरह से आपने उस आने वाली दुनिया का चित्र हमारे सामने खींचा। तकनीक का सकारात्मक उपयोग करते हुए हम पूरे के पूरे हमारे जीवन के परिदृश्य को बदल सकते हैं, और कैसे ये तकनीक हमारे जीवन को और अधिक बेहतर बनाएगी। लेकिन फिर उन चुनौतियों की बात भी कर रहा हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि बैठे-बैठे इन सारी चीज़ों को हम ट्रांसलेट कर लेंगे। काश वो दिन भी आ जाए, जैसा मैंने सुना है कि वो प्रयोग शुरू हो गए हैं कि जब भाई बालेंदु जी मेरे घर आएँ और मैं इनसे मिलूँ, मैं इनका फ़ोटो खींच लूँ, ये मेरा फ़ोटो खींच लें और हम ट्रांसलेट कर लेंगे एक-दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। वो दुनिया कैसी होगी, वो हमारे समाज वैज्ञानिक शोध करेंगे। लेकिन फिर भी आपने जिस सहज रूप से मुझे ध्यान है, बीच में आपने कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑनलाइन शुरू की थी और शायद प्रत्येक शनिवार या कोई एक दिन फिक्स था, जी जिस जी। दिन आप बहुत छोटे-छोटे विषयों को लेकर के, जिनसे हम लोग आए दिन जूझते हैं, बायोडाटा कैसे तैयार करे विद्यार्थी, उस पर आपने लेक्चर लिया। ये जो आपके ईमेल्स में जो प्रॉब्लम आती है, किस तरह से ईमेल आपने एक ईमेल की सामग्री को दूसरे ईमेल में ट्रांसफर कर दिया, और वो जो 15 जीबी का स्टोरेज है, वो कैसे आप बचा सकते हैं, क्योंकि हम तो वो 150 रुपए हर महीने दे रहे हैं और 100 जीबी करके। तो आपने बहुत सारे इस तरह की चीजों को समझाने की प्रक्रिया शुरू की थी। तो इतने व्यस्ततम जीवन में किस तरह से आपने हम सभी को तकनीक की दृष्टि से समृद्ध करने के ये जो एक मतलब यही कहूँगा कि आंदोलन शुरू किए, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारी सोसाइटी को है। और आज आपने आपके वक्तव्य को सुनकर लग रहा था कि दिन भर आपका काफ़ी भाग-दौड़ रही है और निश्चित रूप से थकान भी होगी। लेकिन फिर भी आपने जिस तरीके से, जिस सहज रूप से और प्रयोग करके मतलब ऑनलाइन भी किस तरह से चीज़ें सीखी जा सकती हैं, उसके उदाहरण दिए। चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ कि हमारे अधिकांश जो श्रोता हैं जो आपको सुन रहे हैं, वो भी अभिभूत हैं। लगभग 79 की संख्या अपने पार्टिसिपेंट्स की हो चुकी है अभी, और वो लगातार आपके इस वक्तव्य को सुनकर के बहुत अधिक कहना चाहिए कि आनंदित हो रहे हैं। कुछ प्रश्न भी हैं, तो बजाय मैं उन प्रश्नों को पढ़ूं, मैं अपेक्षा करूंगा कि जो मित्र अभी सुन रहे हैं, उनके कोई सवाल हो, चूंकि सारी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड हो रही हैं, वो अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें, कहाँ से जुड़े हैं, और जो भी उनकी जिज्ञासा है या टिप्पणी है वो हमारे साथ शेयर करें। प्रोफेसर एमएन हुडा साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। मैं उनका भी तो अपना संयुक्त मंच है, लेकिन फिर भी मैं उनका स्वागत करता हूं और इस प्रश्नोत्तर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हुडा साहब अपनी टिप्पणी करेंगे। कोई मित्र पूछना चाहते हो
सवाल आमंत्रित है। डॉक्टर विशाल थे मेरठ से, जिन्होंने मीडिया और इंटेलिजेंसी पे कुछ सवाल किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे। यदि वे हमारे बीच में हो तो सवाल पूछ सकते हैं। कुछ मित्रों ने पुस्तकों के बारे में पूछा है। नहीं है, कोई पूछना नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है संकोच क्यों कर रहे हैं इतना। विशाल शर्मा का प्रश्न है, बालेंदु जी, परम आदरणीय सर, आपसे अनुरोध है कि मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर थोड़ा प्रकाश डालें। आप चाहें तो कुछ मिनट बात कर सकते हैं। जी और जी, जी इसी सर। के साथ ये प्रश्न और है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विस्तृत रूप से समझने हेतु हिंदी भाषा में रचित कुछ पुस्तकों के नाम भी सुझाएं, जिससे ज्ञान में अभिवृद्धि का प्रयास किया जा सके। जी जी, तो मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, ऑलरेडी पहले से ही हो रहा है काफी हद तक। जैसे आपने देखा हो, संभवतः आज तक में एक न्यूज़ रीडर आती है जो आर्टिफिशियल न्यूज़ रीडर है, वर्चुअल न्यूज़ रीडर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। उसी प्रकार से बहुत सारे दूसरे न्यूज़ चैनलों पर भी इस प्रकार का प्रयोग हो रहा है, और बहुत सारी एजेंसियां, समाचार एजेंसियां आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रही हैं खबरें लिखने के लिए भी। खास तौर पर जैसे एपी है या ब्लूमबर्ग जैसी जो संस्थाएं हैं, वो इसका प्रयोग कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि कुछ खबरें ऐसी होती है जो कि एक पैटर्न पर चलती है। जैसे विभिन्न कंपनियों के परिणाम आते हैं, तिमाही परिणाम आते हैं या वार्षिक परिणाम आते हैं, उन पर जो खबर बनाई जाती है उसमें एक से डेटा चाहिए, एक सा उनका परिणाम होता है, लिखने का तरीका भी लगभग एक सा होता है। तो उनको लिखने का जो काम है वो उन्होंने, उन कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दिया है। तो इस प्रकार के काम तो पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया आगे और जाएगी, क्योंकि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में कुछ काम जो है वो उनको तीव्र गति प्रदान करेगी। जैसे प्रूफिंग का जो काम है, संभवतः ये प्रूफिंग का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है, प्रूफ रीडिंग का काम। शायद, मैं नहीं जानता कि उस तरह की निर्भरता हमारी भविष्य में रहेगी या नहीं प्रूफ रीडर्स पर। तो या जैसे सबिंग का काम है, एडिटिंग का काम है, इसमें भी वो मदद कर सकती है, तथ्यों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, हमारी भाषा को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो इस प्रकार की चीजें तो व्यक्तिगत स्तर पर भी वो कर सकती है। रिसर्च में, शोध में मीडिया के छात्रों को, मीडिया के पेशेवरों को मदद कर सकती है, शोध में, अपने लेखों आदि पर। जैसे बहुत सारी सामग्री जो जगह जगह से ढूंढ कर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाती है, आप उससे पूछ सकते हैं, जनरेटिव एआई से आप पूछ सकते हैं कि मुझे आप इस विषय पर 10 बहुत बेहतरीन ऐसे सोर्स बताइए जहां पर मुझे इस पर अच्छी सामग्री मिलेगी। तो आपको ढूंढना नहीं है, आप गूगल पर सर्च पर जाते हैं और आप अनगिनत दिनों, अनगिनत आपको परिणाम मिलते हैं, उनमें आप जूझते रहते हैं। अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। और इसीलिए कहा जाता है कि चैट जीपीटी के लिए शुरू में कहा गया था कि ये गूगल किलर आ गया, ऐसा माना गया था। क्योंकि गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे परिणाम मिलेंगे, जिनमें से छांटोगे आप, फिर अगले पेजों पे जाओगे, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ सवाल करना है और उसका सीधे उत्तर मिलता है। और फिर आप ये पूछ लीजिए सोर्सेज कहाँ पर है, तो सोर्स भी वो बता देगा। तो आप यदि आगे जाना चाहते हैं, इन डेप्थ रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि मीडिया के क्षेत्र में निजी स्तर पर भी, यानी पत्रकारों के स्तर पर, संपादकों के स्तर पर भी इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है, और साथ ही साथ संस्थानों के स्तर पर भी बहुत बड़ी उपयोगिता है। लेकिन विषय इतना बड़ा है कि मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक पूरी की पूरी पूरा पूरा सत्र मांगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी मौका लगा तो इस पे भी संवाद करेंगे अपन। अब बालिंदु जी, जो मैंने कुछ रेफरेंस देखे थे, शायद रोबोट संपादकीय लिखने लगे हैं। ऐसे प्रयोग भी शुरू हो गए हैं। जैसे आपने एआई एंकर की बात की, तो मुझे लगता है हर क्षेत्र में प्रयोग इसका हो जी रहा हाँ, जी हाँ। है ना। और एक मुझे ये भी लगता है कि ये सारी तकनीक यूजर फ्रेंडली है। आप थोड़ा सा काम करेंगे, आगे अपने आप गाइडेंस मिलती जाएगी आपको, तो व्यक्ति आसानी से सीख भी सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है कि इस चर्चा को यहाँ विराम दें। कुछ मित्र और सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं यही रेफर करूंगा कि आप बालिंदु जी की वेबसाइट पे जाइए। इनके बहुत सारे वीडियोस वहाँ अपलोडेड हैं। आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब वहाँ से मिल जाएंगे। तो इस चर्चा के साथ, लेकिन इसके पूर्व कि मैं प्रोफेसर होड़ा जी को आमंत्रित करूं, मैं प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो एक बार फिर हमारा वो जो छोटी सी हमने तकनीकी प्रयोग किए हैं, ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो, वो बालिंदु जी को भेंट करें, और बाकी हम व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे। इस आज के हमारे इस आयोजन की यादगार के रूप में। और बाकी टिप्पणी के लिए मैं प्रोफेसर हुडा जी से अनुरोध करूंगा
कि जो अनुभूतियां हैं वो कुछ अभिव्यक्त करें। प्रोफेसर होड़ा। थैंक यू सो मच श्री बालिंदु। धन्यवाद। ये भी उस चेंज प्रोसेस का हिस्सा है, बदलते परिवेश का, कि हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट और मेमेंटो शेयर करो भाई। हार्ड कॉपी मेमेंटो के बजाय अब हम उसे सॉफ्ट कॉपी में आए हैं, और आई एम श्योर के जो बुके हमने वेलकम का है वो भी सॉफ्ट कॉपी में दिया होगा। मैं पूरा लेक्चर किसी मजबूरी की बिना पे नहीं अटेंड कर सका, आखिरी के 20 मिनट में जुड़ा हूँ। लेकिन बालिंदु जी, ये मेरा पहला इंटरेक्शन है, और जो लेक्चर आपने दिया कि टेक्नोलॉजी हमारे इस मदर लैंग्वेज डे पे कैसे लोग समझें कि टेक्नोलॉजी हमें मदर टंग में अपने सारे काम करने की सहूलत देती है, ये आपने बहुत बढ़िया, बहुत सरलता और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हमें समझाने की कोशिश की। सो थैंक यू सो मच। मैंने 15 साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब पढ़ाया है 2010 से पहले की पीढ़ी में, जब लोग हमेशा ये सवाल टेचर्स भी और बच्चे भी पूछते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कभी आएगा, हम क्यों पढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज ये सिचुएशन है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के छात्र नहीं, टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी नहीं, बल्कि सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड यू नेम ए डिसिप्लिन, कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव से अछूता रहा हो। और जब मैं ये पढ़ाता था तो मेरा फेवरेट टॉपिक था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और वहाँ 3 फेवरेट सेंटेंसेस मैंने बच्चों को ह्यूमर के साथ क्रिएट करके रखा था कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, एक माध्यम से, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन में जब लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत सतर्कता की जरूरत है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस जमाने में इतना एडवांस नहीं था, तो बहुत सारी चीजें नेचुरल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती थी डिसएम्बिगुएशन के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक सेंटेंस इंग्लिश में कहा, वो भी स्पोकन लैंग्वेज में, कि आई सॉ द ताजमहल फ्लाइंग ओवर आगरा, एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा एक हिंदी ट्रांसलेटर, सॉफ्टवेयर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड हिंदी ट्रांसलेटर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करे, तो ये कैसे ट्रांसलेट करेगा? ये कहेगा मैंने ताजमहल को आगरा के ऊपर उड़ते हुए देखा। अब यहाँ जो कंफ्यूजन है, एम्बिग्युइटी है, वो रहती है कि ताजमहल उड़ रहा था या मैं उड़ रहा था। तो नेचुरल इंटेलिजेंस इसे बहुत आसानी से डिसएम्बिगुएट कर देता है कि नहीं, ये ताजमहल नहीं उड़ सकता, मस्ट बी द पर्सन हु वाज फ्लाइंग एंड सॉ द ताजमहल। लेकिन इसी सीक्वेंस में दूसरा सेंटेंस देखें, वो सेंटेंस इन ऑल रेस्पेक्ट करेक्ट है, 2 मीनिंग निकलती हैं, दोनों मीनिंग सही होती है, लेकिन ये पता नहीं कि जो सोर्स है, जो स्पीकर है, उसने कौन सी मीनिंग इंटेंड की थी। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द बॉय प्लेइंग इन ए पार्क विथ ए टेलीस्कोप। नाउ ये टेलीस्कोप कौन यूज कर रहा था? या तो मैंने यूज करते हुए बच्चे को देखा, एक मीनिंग है, एंड देन माय कंसर्न इज कि बच्चा टेलीस्कोप यूज कर रहा, वो टेलीस्कोप तोड़ देगा। दूसरा इसमें यह भी हो सकता है कि मैंने टेलीस्कोप लेकर टेलीस्कोप से देखा कि एक बच्चा पार्क में अकेला खेल रहा है, और मेरा कंसर्न बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी इस वक्त है। दोनों सेंटेंस के मीनिंग, 2 मीनिंग में बिल्कुल कंसर्न अलग अलग है। अब मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ फेल कर जाता है ये समझने में कि ये कौन सी मीनिंग सही है, जिसे आज हम pragmatic meaning and pragmatic analysis कहते हैं, कि whether the intended meaning has been conveyed or not। और तीसरा सेंटेंस तो बहुत ही डेंजरस है कि I saw you moving at PVR along with my girlfriend। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मैं ही घूम रहा था और आपको देखा, या मेरी गर्लफ्रेंड के साथ आप घूमते हुए मुझे दिख गए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बाध्यताएं भी हैं। फिर भी मैं टेक्नोलॉजी का छात्र होने की हैसियत से हमेशा ये 2 पंक्तियां मैंने लिखी थी कि ओ टेक्नोलॉजी के मुसाफिर तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, ओ टेक्नोलॉजी के मुसाफिर तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, पत्थरों पे गुलाब खिलाना है और आंधियों में चिराग जलाना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई जिस तरीके से पेनिट्रेटिव तरीके से हमारी सोसाइटी में आ रही, वो दिन दूर नहीं कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का जो ख्वाब लोगों ने देखा कि वो हमारे डे टू डे लाइफ को हमारी मदर टंग में, वो भी लिखने की हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस लिखने की जरूरत न पड़े, बल्कि सिर्फ वो स्पोकन हिंदी, स्पोकन मराठी, स्पोकन तमिल से इंग्लिश कन्वर्ट करे, प्रोग्राम तैयार करे, प्रोसेस करे और फिर डेस्टिनेशन लैंग्वेज में उसका रिजल्ट दे। ये दिन जल्दी पूरा होने वाला है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बालिंदु जी, बहुत बढ़िया लेक्चर आपने दिया, और हम फिर मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे एक लेक्चर सीरीज की जरूरत शायद पड़ सकती है, क्योंकि लगभग 10 साल पहले डॉक्टर FC कोहली साहब, जो भीष्म पितामह ऑफ IT इंडस्ट्री इन द कंट्री कहे जाते हैं और TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के को फाउंडर हैं,
उनकी मेरी बहुत घनिष्ठता रही है, वो गुजर गए। भारत सरकार ने बहुत सारे पद्मश्री और बहुत सारे अवार्ड्स भी उनको दिए। आईटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया इस देश में, उसके लिए उन्होंने ऑलमोस्ट पिछले 10 साल में हर मीटिंग में कहा कि मोबाइल जिस तरीके से सोसाइटी में इलिटरेट लोगों तक, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग तक पेनिट्रेट कर गया, कंप्यूटर साइंस तब तक नहीं, लैपटॉप और कंप्यूटर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि हम इसको रीजनल लैंग्वेजेस में, मदर लैंग्वेजेस में न ले जाएं। तो इन्हीं के साथ आपका धन्यवाद वंस अगेन, और बनावत सर की एनर्जी, उनके कमिटमेंट, उनके पैशन को क्या कहा जा सकता है, उनके पैशन से सिर्फ इंस्पायर हुआ जा सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, हम जरूर मिलेंगे प्रोग्राम सीरीज के साथ। बहुत बहुत आभार होड़ा साहब, आपके आभार प्रदर्शन के लिए, और इस सूचना के साथ कि हमारा जो अगला वेबिनार है, अगला जो सीरीज है, वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे की पूर्व संध्या पर 27 फरवरी को आयोजित की जाएगी। और जिस तरह से बालेंदु जी ने अपना पूरा जीवन प्रौद्योगिकी को समझने में समर्पित किया है, उसी तरह की एक और शख्सियत है डॉक्टर मनोज पटेरिया, जिन्होंने साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, और वो हमारे साथ में होंगे। और लगभग जिस विषय को अभी बालेंदु जी ने उठाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो उनका भी लगभग इसी तरह का है कि ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड साइंस कम्युनिकेशन, इस विषय पर वो बातचीत करेंगे। तो सभी मित्र हमारे साथ जुड़े, हमारा लिंक सेम है जिस पर हम लोग हर बार जुड़ते हैं, और बाकी सारी डिटेल्स सोशल मीडिया के थ्रू हम आप तक पहुंचा देंगे। एक बार पुनः मैं कम्युनिकेशन टुडे की ओर से भी भाई बालेंदु जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जीवन के उन व्यवहारिक उदाहरणों के आधार पर आज के इस विषय को जिस तरह से अभिव्यक्त किया है और एक अमिट प्यास जागृत की है इसको और अधिक समझने में, और इस तकनीक का रचनाधर्मिता के साथ, कल्पनाशीलता के साथ प्रयोग करके अपने जीवन और शिक्षण और अपने करियर को बेहतर बनाने की दिशा में हम बहुत कुछ कर सकने में सक्षम हैं। इसी आशावादी नोट के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पार्टिसिपेंट्स जो हैं अपने ई सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विस्तृत सूचना होड़ा जी आपको देंगे। सर।